हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। सो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने जो ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर ली थी वो हमने यूनिट किया था, यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स में। आज जो हम यूनिट करेंगे ये है आपके पास काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो जो था वो स्टडी कर लिया होगा, कई कंसेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। चलिए आज के वीडियो लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू जो आपके पास है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलते हैं पेपर में। वर्डिंग्स चेंज होती हैं, कई बार किसी और दो टर्म्स के बीच में एरिया पूछ लिया जाता है, कई बार आपसे स्लोप पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो मतलब बहुत बार पेपर में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो क्वेश्चन लिया है ये ऑलरेडी आपके पास आया हुआ क्वेश्चन है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको पूछा गया है अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसके अंडर जो एरिया होता है वो किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं। जब भी आपको एरिया वर्ड दिखे, मतलब एरिया पूछा गया हो, तो आप ये जो दो टर्म्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। जिन दो टर्म्स के बीच में एरिया निकालने की बात की गई है उन दो को मल्टीप्लाई कीजिए। वॉट एवर विल बी द रिजल्ट, वो आपके पास क्वांटिटी होगी, मतलब वो चीज आपको उसकी वैल्यू देगी। ठीक है, बट अगर मान लो यहां पे स्लोप दिया गया है, एरिया की बजाय आपसे स्लोप पूछा गया है, तो स्लोप को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्लोप को कैलकुलेट करेंगे आप उन दो टर्म्स को बेसिकली डिवाइड कर देंगे आपस में। जब आप उन्हें डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है, जो भी आपके पास रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पे हमसे पूछा गया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है आपके पास क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड द रिलेशन दैट वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये किसके बराबर होगी आपके पास? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब आपको बोला गया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बताना है, मतलब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप करेंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। मतलब द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वीटी ग्राफ, इसके अंडर का जो भी आपके पास एरिया होगा दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो हमें किसकी वैल्यू बताएगा? डिस्प्लेसमेंट की। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास सही आंसर है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है आपके पास, when a ball is thrown up the value of acceleration due to gravity will be। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो आपसे पूछा गया है बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो आपको देखने को मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो उस केस में आपकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, 0 होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या नेग्लिजिबल होती है। सो देखो हम पढ़ते हैं स्मॉल जी की वैल्यू का वेरियस जगह पे इफेक्ट देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ता है। अगर हम डेप्थ पे जाएं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से तब आपके पास क्या इफेक्ट पड़ता है। सो विद रिस्पेक्ट टू हाइट आपकी जी की वैल्यू डिक्रीज करती है, डेप्थ में आते हुए भी आपकी जी की वैल्यू जो है ये डिक्रीज करती है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये आपके पास 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। एट द सेंटर पूछा जाए तो ये आपके पास 0 होती है। तो यहां पे बेसिकली आपसे पूछा गया है जब आप उसे ऊपर भेजेंगे, हमें वैल्यू नहीं जनरली इस क्वेश्चन में पूछी, बस इतना पूछा है 0 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेग्लिजिबल है। तो देखो क्योंकि ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो वैल्यू आपकी क्या रहेगी? नेगेटिव। ठीक है, माइनस में आपकी वैल्यू जो है ये आपको देखने को मिलेगी। सो यहां पे आपका आंसर होगा सी, विच इज नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज। मैक्सिमम क्वेश्चन आज आप देखेंगे प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं, बिकॉज ये यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं आपके पेपर में इसी पर्टिकुलर यूनिट में से। ठीक है, तो हमने जितने भी आपके ऑलरेडी आ चुके हैं या जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस यूनिट के हैं वो हमने आज कंसीडर किए हैं। सो प्लीज इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, द एंगल बिटवीन 2 इक्वल वेक्टर, 2 इक्वल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये कितना होता है ये हमें बताना है। तो 2 इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा गया है। सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं? सो इक्वल वेक्टर मान लेते हैं वी हैव वेक्टर ए, वी हैव वेक्टर बी। वेक्टर ए जो है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही अगर आपके पास सेम डायरेक्शन में है, तब हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए और बी ये आपस में क्या है? आपस में इक्वल है। इफ 2 vectors have equal magnitude and equal direction, then the vectors are said to be equal vector। और अगर हम देखें तो दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो आपके पास 2 इक्वल वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 2 इक्वल वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है आपके पास? 0 डिग्री। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4th। इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर आपकी कार जो है ये रेस्ट से स्टार्ट होती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। आपको बताना है बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स के बाद कार द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है ये कितना है, ये आपको बताना है। सो देखो, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इनमें बेसिकली आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती हैं, जो कि कौन कौन सी हैं आपके पास? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये इक्वेशंस जनरली आपकी यूज होती हैं। और एक और इक्वेशन है जो कि आपके पास उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकालने के लिए हम यूज करते हैं, विच इज नॉन एज एसएनएथ इक्वेशन। बट इस क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है, आपको ये देखो, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि गिवन क्या है। जब भी आपको सॉल्व करना है, जो भी आपके पास गिवन रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखेंगे और जो निकालने को बोला है वो लिखेंगे, ताकि हम कौन सा हमारे पास फॉर्मूला वैलिड होगा वो हम चूज कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कार जो है ये स्टार्ट हो रही है रेस्ट से। रेस्ट से अगर ये स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई। अब जब ये स्टार्ट हुई तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी बताई है हमें? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें s निकालना है बाय द कार आफ्टर 2 सेकेंड, कितने समय के बाद? 2 सेकेंड के बाद। तो ये देखो, हमारे पास ये चीजें हमें गिवन है। अब हमें ऐसा इक्वेशन यूज करना है जिसमें आपके पास एस भी हो, यू भी हो, ए भी हो और टी भी हो। तो अब हम देखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली कौन सी इक्वेशन जो है वो हमारे लिए परफेक्ट रहेगी। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो वी हैव एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस नो डाउट यहां पे भी था, बट यहां पे हम ये इक्वेशन तब लगाते अगर हमें v गिवन होता। तो v तो हमें है ही नहीं, तो हमारे पास तो 2 अननोन हो गए। सो वील ट्राई टू यूज दैट इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननोन एक हो बट बाकी नॉन क्वांटिटीज हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। s तो हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनटू टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें कितनी गिवन है? 2, टाइम कितने समय के बाद चाहिए? 2 सेकेंड के बाद, तो इनटू 2 का स्क्वायर। राइट, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपका 0 हो गया, 2 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 4, तो ये आपके पास आया 4 मीटर। सो यहां पे जो हमसे पूछा गया था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर 2 सेकेंड्स, ये कितना होगा? सो दैट वुड बी 4 मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास सही आंसर होगा। सो होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास द मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 kg। अगेन न्यूमेरिकल जब भी दिखता है सबसे पहले लिखिए कि गिवन क्या क्या है। लाइक यहां पे आपको मास गिवन है 10 kg। ठीक है, मूविंग विद वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करना को बोला गया है आपको मोमेंटम, मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p।
अब देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो आपका रिजल्ट सीधा सीधा ही यूज हो गया, मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मास भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, व्हेन विल मल्टीप्लाई दीज टू विल गेट आवर रिजल्ट, जो कि होगा इसका मोमेंटम। सो मास कितना है आपके पास 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 2, तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो आपके पास आंसर जो आ रहा है दैट इज ऑप्शन बी विच इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको जो ऑप्शन डी है ये भी 20 ही है, बट दैट जो इक्वेशन है, दैट जो आंसर है वो आपके पास ग्राम में दे रखा है। सो देखो कई बार हम जल्दबाजी में ये वाला ऑप्शन टिक कर आएंगे, तो ध्यान देना यूनिट्स भी साथ में रखने हैं। यहाँ पे ये केजी में है, ये मीटर पर सेकंड में है, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम के यूनिट्स जो आपके पास आएंगे दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड दैट इज मोमेंटम। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच इज 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम का जो कंसेप्ट है ये आपको देखने को मिलता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ में, तो हमें जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में पता लगता है। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूटन का जो पहला लॉ है ये साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये हमें फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताता है। सेकेंड लॉ पे जब हम पहुंचते हैं तो सेकेंड लॉ से हमें पता लगता है कि फोर्स को मेजर कैसे किया जाता है। मीन्स वी कैलकुलेटेड द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन from Newton's second law, और Newton's second law is also known as law of linear momentum। linear momentum क्या है वो भी हमने देखा, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। एंड अगर हम थर्ड लॉ की बात करते हैं, सो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, Which of the following is a scalar quantity? सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? So those quantity which have only magnitude, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। Whereas those quantities जिनकी आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो आपके पास क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले है आपके पास फोर्स। तो देखो फोर्स की एक डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड से हमारा क्या तात्पर्य है, तो देखो मैग्नीट्यूड बेसिकली उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट बताता है। लाइक आई हैव दिस मार्कर एंड अगर मैं बोलूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सो आई नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस, है ना, तो वो जनरली क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसे ही अगर आप जनरली बताते हैं, लाइक अगर हम बोले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कितना टोटल उसका आंसर आया है मैग्नीट्यूड वाइज, वो उसका क्या होगा, उसकी जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी वो कहलाएगी उसका मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, और डायरेक्शन, फोर्स हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करवाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ इस साइड पे धक्का लग रहा है, इस साइड पे धक्का लग रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी हुआ। सो ये तो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हुई। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका भी आपके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। देन वी हैव मास। अब मास की अगर हम बात करते हैं तो मास आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मास होता क्या है बॉडी का, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय इट, कितना मैटर उस पर्टिकुलर बॉडी में कंटेन्ड है, उसे हम क्या बोलते हैं, मास। वेयर एज वेट क्या होगा, जब उसी मैटर के ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी आ जाएगा तब वो होता है आपके पास वेट। ठीक है, मतलब आपको सिंपल याद रखना है W इज इक्वल्स टू mg। वेट आपके पास मास तो है ही है, मास के साथ आपका ग्रेविटी भी आ गया, वो बना आपका वेट। जबकि अगर हम सीधा मास की बात करते हैं, सो मास बेसिकली क्या है आपके पास, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी कंटेन्ड बाय द बॉडी, या द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द बॉडी, वो क्या हुआ आपके पास मास। एक्चुअल बिना जी किए कितना
मैटर उस पर्टिकुलर बॉडी ने कंटेन करके रखा है वो क्या कहलाएगा आपका मास। तो मास की अगर हम बात करें तो ये यहां पे सही आंसर होगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड तो है बट इट हैज नो डायरेक्शन, वेयर एज मोमेंटम की आपके पास डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, और साथ के साथ अगर बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड भी है विच इज मास इनटू वेलोसिटी। तो ये तीनों ऑप्शंस आपकी जो थी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज मास जो है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव। इनमें से अगर हम बात करें तो कौन सी चीज जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब कौन सी चीज नेगेटिव नहीं होती है ना। तो देखो एक्सलरेशन जब तो पॉजिटिव है तो उसे हम बोलते हैं एक्सलरेशन, बट अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए देन इट इज नॉन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कब, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है ये आपकी कम हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी से, मतलब बॉडी चली तो काफी तेजी के साथ थी बट आगे मूव करते करते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो उस केस में बॉडी क्या हुई, रिटार्ड हुई। बट एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, मतलब बॉडी की वेलोसिटी अगर बढ़ती जा रही है तो दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। सेकेंड वी हैव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो साइंस हमें कंसीडर करने हैं, सो ये भी आपके पास नेगेटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगेन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी दिस कैन आल्सो बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अगर बॉडी ए से बी तक जाती है और फिर दोबारा वापस बी से इस पर्टिकुलर पॉइंट सी तक आ जाती है, सो अगर हम देखें तो इसका जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। एंड लास्टली वी हैव डिस्टेंस। सो डिस्टेंस आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें साइन को कंसीडर नहीं करना पड़ता। इसी एग्जाम्पल में अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो ए से बी जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया प्लस जितना भी ये है तो इन दोनों को ऐड करते हम, ठीक है, तो हम पहुंच जाते हैं अपने टोटल कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है बॉडी ने, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर है कौन सी चीज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्टेंस। सिमिलरली आपके पास जो स्पीड है इसे भी हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। स्पीड, वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव हो सकती है बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस और स्पीड आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहती हैं, ना तो ये नेगेटिव है और ना ही कभी ये जीरो होती हैं। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास The working of rocket is based on the principle of, very important question। दो से अगर आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करेंगे 2 से 3 बार ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। सो किस वर्किंग के ऊपर रॉकेट जो है इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस करता है, मतलब किस सिद्धांत के ऊपर ये बेस है। सो देखो अगर हम बात करते हैं रॉकेट की तो ये आपके पास बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, ठीक है। रॉकेट बेसिकली आपके पास कैसा डिवाइस है जो कि कैरी कर लेके जाता है सैटेलाइट्स को, और अगर हम बात करते हैं रॉकेट की तो ये आपका बेस्ड है किस प्रिंसिपल के ऊपर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। एंड हेंस इवन न्यूटन थर्ड लॉ अगर ऑप्शन में होता तो वो भी आपका आंसर हो सकता था। सो ये साथ के साथ न्यूटन थर्ड लॉ के ऊपर भी बेस्ड है, ठीक है, बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये आपके पास इनडायरेक्ट कंसिक्वेंस है किसका, न्यूटन थर्ड लॉ का। तो जो आपका रॉकेट है ये आपके पास बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। यहाँ पे मोमेंटम जो है ये हमेशा कंजर्व रहता है और साथ के साथ दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इक्वेशन फॉर पोजिशन टाइम रिलेशन इज। अब देखिए यही आपके पास इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास। अब हमें यह पूछा गया है इक्वेशन कौन सी बतानी है आपको, पोजीशन और टाइम का रिलेशन बताना है। मींस वो इक्वेशन चूज करनी है जिसमें आपके पास पोजीशन मतलब डिस्टेंस s दिया हो और साथ के साथ टाइम मतलब t दिया हो। तो ऐसी इक्वेशन बतानी है जो s और t में रिलेशन बताए। सो लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें सो दैट इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे t तो है बट s नहीं है।
वी हैव v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, s is there but not t is there, तो ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती। देन वी हैव s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ पे s भी है और t भी है, तो ये आपके पास जो है ये आंसर जो है ये सही होगा। सो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन पोजीशन टाइम। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी के बीच में कौन सी इक्वेशन रिलेशन बताती है। तो आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन है, ये भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे भी v है, a भी है, ये भी हो सकती है। सो सिमिलरली इस तरीके से वेरिएशन में आपको इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कई वे से पूछा जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोमेंटम इज मेजर ऑफ, मोमेंटम किस चीज का मेजर है। सो एज वी नो P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, अभी हमने देखा था। सो अगर हम देखें तो यहां से अगर हम देखते हैं, सो इज इट द मेजर ऑफ वेट, डेफिनेटली नॉट। इज इट द मेजर ऑफ मास, मास का तो है बट मास के साथ वेलोसिटी का भी है, ठीक है। डी अकेला वेलोसिटी दे रखा है एंड हियर वी हैव मास एंड वेलोसिटी, दोनों एक साथ हैं, तो ये आपके पास एप्रोप्रिएट आंसर होगा। मोमेंटम जो है दैट इज द मेजर ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो ये किसका मेजर होता है आपके पास, मास एंड वेलोसिटी। और इन अदर वर्ड्स दिस कैन इवन आस्क मोमेंटम इज द मेजर ऑफ, तो याद रखना क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, कितनी क्वांटिटी जो है वो मूव कर रही है, मूव कर रही है तो वेलोसिटी होगी, क्वांटिटी है तो मास होगा, तो इनडायरेक्टली यही आंसर आपके पास हुआ। तो जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम दे विल गिव द सेम ऑप्शंस, दे कैन इवन चेंज द ऑप्शन विद मोमेंटम इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोमेंटम किसका मेजर है आपके पास, क्वांटिटी ऑफ मोशन का, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, टू वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर इफ, दो वेक्टर्स हैं आपके पास a और b, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे अगर, तो देखो हमें पता है अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ऑल इन आर डिटेल्ड क्लासेस। तो उन क्लासेस में हमने पढ़ा है अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है इट मीन्स दो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है इट मीन्स दो वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहां पे अगर हम देखें सो a डॉट b को वी कैन राइट a b cos थीटा। अब हमें बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा आपके पास कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर थीटा आपके पास 90 डिग्री है तो cos 90 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस विल cos 90 इज व्हाट, 0, तो आपके पास ये कितना हुआ, 0। सो a डॉट b इज इक्वल्स टू 0। प्रूफ भी हम देख सकते हैं। सो दो वेक्टर्स कब आपके पास परपेंडिकुलर होंगे, जब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 के बराबर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके पास सही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट की भी और डॉट प्रोडक्ट की भी, तो दोनों अगर आप प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हैं तो आपका काफी चीज जो है वो ऑलरेडी कवर हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास 9.8 न्यूटन इज इक्वल्स टू, 9.8 न्यूटन किसके बराबर है। सो देखो अगर हम न्यूटन को देखें तो ये आपके पास किसके यूनिट्स होते हैं, फोर्स के। नाउ फोर्स के हमारे पास दो तरीके के यूनिट होते हैं, वन वी हैव एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एंड सेकेंड है आपके पास ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, तो ये कैसे यूनिट आपके पास होते हैं फोर्स के, जिसमें आपके पास मास और एक्सलरेशन को कंसीडर किया जाता है। एज वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन, बट वेयर एज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में आपका जो एक्सलरेशन है उसकी बजाय हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कंसर्न में लेते हैं। सो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी, वी कैन राइट, नो इश्यूज, क्योंकि एक्सलरेशन अगर आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कन्वर्ट हो रही है तो वो भी एक तरीके की फोर्स है। अब देखिए अगर हम इसमें SI यूनिट देखते हैं तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन विच इज रिटन एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर CGS में बात करें सो दिस इज 19 विच इज इक्वल्स टू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स जो आपके पास SI में होते हैं वो क्या होते हैं आपके 1 किलोग्राम फोर्स या फिर 1 किलोग्राम वेट, तो ये SI में है, ठीक है। अब इसे अगर आप डिफाइन करेंगे सो जैसे ये था आपके पास मास इनटू एक्सलरेशन, सो मास 1 किलोग्राम, एक्सलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पे मास 1 किलोग्राम,
एक्सलरेशन, आपकी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 1 kg या 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूं. तो अब देखो ये जो मेरे पास टर्म है केजी मीटर पर सेकेंड, ये किसके बराबर है? न्यूटन के बराबर. सो मैं इसे लिख सकती हूँ 9.8 न्यूटन. ठीक है, तो 9.8 न्यूटन मेरे पास किसके बराबर आया? 1 किलोग्राम फोर्स या फिर 1 किलोग्राम वेट, इसके बराबर आया. ठीक है, सो दिस इज, ये भी आपके पास सही है, 1 किलोग्राम फोर्स के बराबर है, 1 kg वेट के बराबर भी है, या बोथ है ए एंड बी. सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर. सिमिलरली अगर आप इसे सेंटीमीटर सीजीएस में कैलकुलेट करते तो सीजीएस में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आपके पास होते हैं 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 ग्राम वेट, इसके बराबर. ठीक है, और अगर आप इसे देखें सो अगेन जब आप लिखेंगे ग्राम को तो यू नीड टू राइट इन ग्राम, इनटू वेट या फोर्स अगर आप सेंटीमीटर में लिखते हैं सो दैट इज 980 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा, आई कैन सॉल्व इट राइट हियर, 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल्स टू 980 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2. ये जो फैक्टर है ये डाइन के बराबर है. सो 1 ग्राम फोर्स किसके बराबर है? 980 डाइन. सो 980 डाइन इज इक्वल्स टू 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 ग्राम वेट. ठीक है, तो ये सीजीएस में है. सीजीएस में अगर रिलेशन पूछा जाए तो दैट इज 980 डाइन. एसआई में पूछा जाए तो 9.8 न्यूटन के बराबर है. सो यहां से हमने देखा. और अगर हम कंपैरिजन करें, टोटल में देखें तो इन दोनों में आपके पास क्या रिलेशन निकल कर आता है कि जो आपके ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं दे आर g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट. ग्रेविटेशनल यूनिट आर g टाइम्स द एब्सोल्यूट यूनिट. ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना. अभी हमने देखा ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो आ रहे हैं आपके वो एब्सोल्यूट यूनिट के बराबर हैं बट g टाइम्स. ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का, बोथ ए एंड बी. होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव a car moves from x to y with uniform speed v1 and returns from y to x. x से y और y से x. ठीक है, पहले यहां से यहां फिर यहां से यहां गई. पहले गई v1 स्पीड के साथ, रिटर्न आई v2 स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड. द एवरेज स्पीड वी नीड टू कैलकुलेट. ऑल्दो हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स में इसको डायरेक्टली कवर किया है, हमने समझा है वहां पे, बट यहां पे भी एक बार कवर कर लेते हैं. सो एवरेज स्पीड हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड हम किस तरीके से निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालने का आपके पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. क्योंकि बॉडी सेम वहीं पे पहुंची है तो पहले भी एस मान लेते हैं, यहां पे भी एस सी है, तो हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? एस प्लस एस. टोटल टाइम अगर हम बात करें तो टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं बता. अब हम कैसे लिखेंगे? सो मान लेते हैं T1 पे टाइम लगा जाने में और T2 टाइम लगा आने में. सो टाइम को वी नीड टू राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड वेलोसिटी. तो कैसे लिखेंगे? एज वी नो कि आपके पास जो स्पीड होती है वो किसके बराबर है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. सो v1 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस s था, टाइम t1 था, तो यहां से हम t1 निकाल सकते हैं विच इज इक्वल्स टू s डिवाइडेड बाय v1. सिमिलरली t2 भी निकाल सकते हैं, s डिवाइडेड बाय v2. तो ये हम यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे, s प्लस s 2s डिवाइडेड बाय s डिवाइडेड बाय v1 प्लस s डिवाइडेड बाय v2. अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे सो दिस इज 2s डिवाइडेड बाय टेकिंग एलसीएम v1 v2. तो ये आपके पास बना, s कॉमन ले लो, दिस इज v2 प्लस v1, है ना. ये s से s गेटिंग कैंसल, ये ऊपर गया, सो दिस इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. सो आपके पास जो एवरेज स्पीड निकल कर आई दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 विच इज
अ बॉडी ऑफ मास m kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मास हमें m kg दे रखा है, रेस्ट से शुरू होता है एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ s मीटर इन t सेकेंड। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है s मीटर का, कितने समय में, t सेकेंड में। वी नीड टू कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हुई है वो किसके बराबर है, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का जो आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर है आपके पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो गिवन क्या है, मास तो आपको डायरेक्टली गिवन है, मींस मास को तो हम m लिख लेंगे, बट एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब एक्सेलरेशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू यूज द फॉर्मूला विच इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये हम लगाते हैं। अब जो जो चीजें हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिस्टेंस गिवन था s, डिस्टेंस गिवन है s, मास गिवन है m, और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u आपके पास 0 के बराबर है। तो अब हम देखें तो यहां पे डिस्टेंस के टर्म में है तो वी नीड टू यूज दिस इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी, तब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस तो s है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म 0 हो गई, इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन कितनी आई, 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली है, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो जब हम इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास इनटू 2s डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, वी विल गेट आवर रिजल्ट विच इज 2ms डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे तो यूनिट क्या होंगे, न्यूटन। तो यहां पे देखो ऑप्शन अगर हम देखें सो ए ऑप्शन आपके पास सही है विच इज 2ms डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इनटू न्यूटन। तो हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, The speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed। आपको बोला गया है जो प्रोजेक्टाइल की स्पीड है मैक्सिमम हाइट पे, कैसे देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट विद सम वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी बी u के साथ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो आपके पास पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, इस तरह मूव करेगा। अब हमें ये बोला गया है, बताइए स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसकी जो मैक्सिमम हाइट पे है अगर वो हाफ है किससे, इनिशियल स्पीड से, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा। देखो व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट विद इनिशियल स्पीड u, तो हम इसे दो कंपोनेंट में डिवाइड करते मान लेते हैं। इसका जो एंगल है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज थीटा, तो इस साइड पे आपके पास आएगा u cos थीटा, along y axis इट इज u sin थीटा। इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो आपका वेलोसिटी वेक्टर इस तरीके से है, सो दिस इज u cos थीटा, दिस इज u sin थीटा। ठीक है, यहां पे अगर हम जाएं तो यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही एक्ट करेगा। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्ट करता है, तो यहां पे आपके पास u cos थीटा तो है बट u sin थीटा नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे आए तो देखो यहां पे आपके पास अगर हम देखें तो ये u cos थीटा है और sin थीटा नेगेटिव में हो गया है, तो इस तरीके से u cos थीटा है एंड u sin थीटा। तो हमने क्या देखा, पूरे पैराबोलिक मोशन के दौरान, पूरे प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहा है। यहां पे भी u cos थीटा, 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 बट जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज कर रहा है। यहां पे u sin थीटा है, यहां पे u sin थीटा, यहां पे तो 0 हो जाता है, यहां पे नेगेटिव में आ जाता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट पैराबोलिक मोशन के दौरान, प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान चेंज करता है, जबकि आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिमेन द सेम। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो कौन सा है, u cos थीटा। और हमें बोला क्या गया है, जो स्पीड है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के ऊपर वो कितनी रह जाती है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड कितनी थी u, तो मतलब u cos थीटा मैक्सिमम हाइट पे u cos थीटा है, दिस इज इक्वल्स टू u बाय
2 इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो मतलब cos थीटा आपके पास कितना आया 1/2 और थीटा cos थीटा आपके पास 1/2 किस टाइम पे होता है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री। सो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास होती है 1/2। सो आपके पास जो थीटा आया वो कितना आया 60 डिग्री। सो आप इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपने कई कंसेप्ट जो हैं वो साथ में कवर किए कि आपके पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसमें कौन सा कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो वेरी करता है, ठीक है। अलॉन्ग विद इट टाइम ऑफ फ्लाइट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है वो चीज ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूला भी आप साथ के साथ रिवाइज कर लें क्योंकि वो भी कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो ये आपके पास कैसा मोशन होगा, नॉन एक्सलरेटेड, एक्सलरेटेड, यूनिफॉर्म होगा या नन ऑफ दिस। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से आएगी। इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन कुछ समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन विल समथिंग लाइक दिस, इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन जो है ये इस तरीके से है। तो देखो स्पीड तो यूनिफॉर्म होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इवन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होगा, बट क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज कर रही है इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज करती है। और अगर वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन को हमें कंसीडर करना है। सो हर एक पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो डायरेक्शन जो है ये चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये कैसा है, एक एक्सलरेटेड मोशन है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपके पास सही आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सलरेशन इज गिवन बाय, फोर्स मास और एक्सलरेशन के बीच का जो रिलेशन है ये किसके द्वारा दिया जाता है, रिलेशन बोला है। डेफिनेशन बोला होता तो आपके पास होता न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लॉ आपको डेफिनेशन बताता है। अब आपको रिलेशन पूछा गया मतलब फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन। तो ये हम कहां से कंक्लूड करते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ जो है ये आपके पास सही आंसर होगा। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द डेफिनेशन या रिलेशन बिटवीन force, mass and acceleration, whereas first law gives the definition of force. Next we have question number 18. A farmer move along the boundary of a square field. एक square field है आपके पास, फार्मर इसकी बाउंड्री के इर्द गिर्द घूम रहा है। बाउंड्री आपकी 10 मीटर साइड दे रखी है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है एक, है ना। इन 40 सेकेंड एक फार्मर इसकी पूरी बाउंड्री 40 सेकेंड में कंप्लीट करता है। The magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds is, आपको मैग्नीट्यूड बताना है डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो फार्मर ने कितने समय के बाद बोला आपको, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, टोटल टाइम कितना है 140 सेकेंड। 140 सेकेंड के बाद बोला। अब अगर हम इसे तोड़े तो वी कैन राइट 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। क्यों मैंने इसको 40 में पहले तोड़ा, क्योंकि मेरे पास 40 सेकेंड तक हमें बता है फार्मर बाउंड्री कंप्लीट कर रहा है। अ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इन 40 सेकेंड। तो पहले 40 सेकेंड के लिए जब फार्मर जो है यहां से चला तो पहले 40 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद वो यहां पे पहुंचा। अगर हमें डिस्टेंस बोला होता तो हम बताते कि पहले 40 सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 40, बट हमें डिस्प्लेसमेंट बोला है। अगर आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन बराबर हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 0। अगले 40 के बाद भी ऑब्जेक्ट वहीं पे आया तो इनिशियल और फाइनल फिर से सेम हुई 0। अगले 40 के बाद भी वहीं पे आया, सो दिस इज अगेन 0। नाउ अगले 20 के बाद अगर हम देखें तो फार्मर इस पोजीशन पे होगा। ये तो अगर हम इसे काउंट करते 10 प्लस 10 20, तो ये तो होता है उसका डिस्टेंस कवर, पर हमें डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। सो मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट दिस। अगर मैं इसे A B C बोलूं तो मुझे AC की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 100 200 रूट 200। और व्हेन आई एम गोइंग टू सॉल्व रूट 200 तो आपके पास जो आंसर निकल के आता है दैट इज 10 रूट 2 मीटर। अंडर रूट आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन।
अब मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड क्या है? इफ अ पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, कभी वेलोसिटी ज्यादा होगी कभी कम होगी, तो आपके पास एक कर्व लाइन जो है ये आपको देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वी हैव 20, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 40 kg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर इज, मास बोला गया है। सो देखो मास तो बॉडी का कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी चेंज नहीं होता। अगर वेट पे बोला गया होता तो वेट डिपेंड करता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, जबकि मास जो है ये जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सो इसका आंसर जो होगा दैट इज, अगर मास 40 kg है ऑब्जेक्ट का, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, वाटर में भी कितना ही रहेगा? 40 kg ही रहेगा। सो ये आपका आंसर सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 21, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट बैलेंस ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती हैं, ऐसा क्यों? अब एक्शन और रिएक्शन, ये जो आपके पास फोर्सेस हैं, ये आपके पास आता है कंसेप्ट फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ। दो बॉडीज, एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयर में लगता है। एक बॉडी अगर दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी पहले वाली के ऊपर फोर्स लगाएगी। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में आपसे पूछा गया, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, इट मीन्स एक तो दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लगते हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और कभी भी सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते हैं, एंड नॉट ऑन द सेम बॉडी। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही होगा। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन हमेशा पेयरिंग में एक्ट करते हैं, कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। नेक्स्ट वी हैव When a hanging carpet is bitten with a stick, जब भी आप एक लटके हुए कारपेट को डंडे के साथ मारते हैं तो जो उसके डस्ट पार्टिकल है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। ये जो फिनोमिना है ये किसकी एग्जाम्पल है? सो ऐसा क्यों होता है जब आप हैंगिंग कारपेट को डंडे के साथ मारते हैं? डंडे के साथ मारने से कारपेट तो आपका मोशन में आ जाता है, बट जो उसके डस्ट पार्टिकल हैं वो इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से अभी भी रेस्ट में है। सो जैसे ही आपने उसे मारा, आपका कारपेट मोशन में आया, बट जो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में थे वो नीचे गिर जाएंगे। सो ये आपके पास क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया का लॉ कौन सा है आपके पास? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट है आपके पास average velocity of a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in first t second is। पहले t सेकेंड में आपको बताना है ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी है अगर वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सो कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने उसका टोटल डिस्टेंस कर लिया। हमें कैलकुलेट करनी थी एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर आएगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है t, यहां से t कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। सो दिस इज u प्लस हाफ ए टी divided by t, so ये getting cancel, so this will be the average velocity. So average velocity आपके पास कितनी आई? u plus half at, u plus half at. So option number D जो है ये आपके पास सही आंसर होगा, which is u plus half ad. So hope ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं विद द स्पीड u, कितनी स्पीड के साथ आप इसे फेंक रहे हैं? u स्पीड के साथ। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड, बताइए लास्ट t सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ऑफ इट्स एसेंट, एसेंट के दौरान। एसेंट और डिसेंट क्या होता है? एसेंट होता है ऊपर जाना, डिसेंट होता है नीचे आना। सो ऊपर जाने के समय के लास्ट टी सेकंड में पूछा गया है, लास्ट टी सेकंड बोला है। लास्ट के टी सेकंड 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हमें लास्ट टी सेकंड बोला है। सो ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, ऊपर पहुंचते पहुंचते यहां पे मान लो ऑब्जेक्ट पहुंचा है, हमें इसका लास्ट का टी सेकंड मान लेते हैं, ये था उसके लास्ट के टी सेकंड में जितना उसने डिस्टेंस
ट्रेवल किया है। तो लेट ये जो उसका डिस्टेंस है ये है आपके पास h, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये था आपके पास b, ठीक है। लास्ट का उसने t सेकंड में मान लिया इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये पॉइंट है आपके पास b। तो अगर यहां पे देखें तो यहां पे पहुंचते पहुंचते उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तभी तो वो दोबारा नीचे की तरफ आएगा। सो अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें, सो मान लिया है हमने h जो है दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट, और अगर हम वेलोसिटी देखें इस b पॉइंट पे कितनी होगी, सो वेलोसिटी एट b पॉइंट u माइनस u प्लस at, ठीक है। तो अगर हम वो लगाते हैं तो यहां पे देखो टाइम हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक माइनस g इनटू टोटल टाइम लगा था, मान लेते हैं कैपिटल T। इस पॉइंट पे पहुंचने तक इस टोटल टाइम में से ये समय हमें माइनस करना पड़ेगा जिसे हमने कंसीडर किया है स्मॉल t, तो हम क्या लेंगे t माइनस टी। सो v भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी प्लस जी टी। तो ये आपके पास आई वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की कितनी है वो हमने कैलकुलेट की। अब अगर हम देखें सो टोटल टाइम ऑफ एसेंट जो आपके पास होता है इसका फॉर्मूला आपके पास होता है u बाई जी। टोटल टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है u बाई जी। कैसे आया, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। टोटल टाइम ऑफ एसेंट, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर बैठा है, v 0 हो जाएगा, v 0 हो गया तो अगर ये 0 हो गया तो u इज इक्वल्स टू जी टी आई कैन राइट, और टोटल टाइम ऑफ एसेंट कितना आया u बाई जी। सो टोटल टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू मेरे पास है विच इज u बाई जी। तो यहां से मैं vb निकाल लेती हूं, तो अगर मैं देखूं ये कैंसल आउट और वेलोसिटी मेरे पास इस पॉइंट पे कितनी आई gt के बराबर। निकालना क्या है मुझे, ये वाला समय। यहां पे मैं वेलोसिटी निकाल चुकी हूं, अब ये वाला समय मैं निकाल सकती हूं। कैसे, बाय यूजिंग द इक्वेशन, कौन से वाला, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मैं यूज करूंगी। नाउ s कितना है, h डिस्टेंस, u ये वाली वेलोसिटी विच इज vb माइनस हाफ, माइनस क्यों है क्योंकि एक्सेलरेशन को g ले रहे हैं जी टी स्क्वायर, vb मेरे पास है gt, सो दिस इज gt इंटू टी, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगी दिस विल कम आउट टू बी जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर के बराबर। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास किसके बराबर आ रहा है, जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है ये अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। सो थोड़ा लेंदी था बट इजी है, समझ के करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने इसे सॉल्व किया है। इसे सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है, टोटल टाइम ऑफ एसेंट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो जितना समय लगा है ऊपर जाने के लिए उतना ही समय लगता है नीचे आने के लिए। सो लास्ट के t सेकंड में जितना समय लगा है ऊपर जाने के लिए वो बराबर होगा पहले t सेकंड्स नीचे आने के लिए। सो वो अगर आप निकाल लेते तो वो आंसर आपके पास हो जाता, बिकॉज s इज इक्वल्स टू, वहां पे आप क्या लगाते सिंपली कौन सा इक्वेशन यूज करते, सिंपल s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो आप सीधा उसको जीरो करते और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप निकाल सकते। सो किसी भी तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका एग्जैक्ट तरीका था तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next we have question number 25 which is a jet engine work on the principle of, jet engine भी आपके पास कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, लीनियर मोमेंटम। इंपॉर्टेंट है तो ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास when a bus suddenly take a turn, जब बस एकदम से टर्न लेती है तो पैसेंजर जो है वो बाहर की तरफ गिरता है, ऐसा क्यों। इनर्शिया बेसिकली तीन तरीके का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आपके पास डायरेक्शन में चेंज आ रहा है सो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये आपको देखने को मिलता है किसकी वजह से, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। सो काफी बार हमने डिस्कस कर लिया, पहला लॉ जो है ये किसको डिस्क्राइब करता है, आपके इनर्शिया को। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है, ठीक है, इनर्शिया को डिस्क्राइब करता है। अगला है आपके पास 28th क्वेश्चन विच इज व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल। अगर आप स्पीड को डबल करते हैं तो क्या उसका एक्सेलरेशन डबल होगा,
एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वो तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा। सो ये तो आपका गलत हुआ। मोमेंटम डबल होगा, मोमेंटम क्या होता है, p इंटू एम इंटू वी। सो यस, वेलोसिटी डबल कर रहे हैं या स्पीड डबल कर रहे हैं तो मोमेंटम जो है ये आपका डबल होगा, इट्स मोमेंटम इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी का देख लेते हैं, सो हाफ एम वी स्क्वायर। चलो मास तो कांस्टेंट रहेगा ऑब्जेक्ट का, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, v का स्क्वायर। वेलोसिटी स्पीड को आप डबल कर रहे हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाता है। सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी, इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, उसका जो मोमेंटम है वो डबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 29। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ये किसकी तरफ इशारा करता है, किसकी लीड किसकी तरफ लेके जा रहा है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा रॉकेट प्रोपल्शन में कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रॉकेट के ऊपर बेस्ड है, जिस प्रिंसिपल के ऊपर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड दैट लीड्स टू द लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ। तो अगर हम देखें तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है ये आपके पास किसके ऊपर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑल्सो ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही है। 30th क्वेश्चन है, द टर्म इनर्शिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इनर्शिया टर्म जो है ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज की गई है। सो इनर्शिया का कंसेप्ट जो था दैट वाज गिवन बाय गैलीलियो गैलीली। तो ये याद रखना, गैलीलियो द्वारा इनर्शिया की टर्म जो है ये यूज की गई है। केपलर ने क्या दिया है, लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। प्लैनेट किस तरीके से मूव करता है उसके मोशन के लॉ जो है वो केपलर द्वारा दिए गए हैं। न्यूटन्स का जो लॉ है वो आपको पता है, ग्रेविटेशन का लॉ या फिर न्यूटन के मोशन के लॉज हम पढ़ते हैं। एरिस्टोटल का कंसेप्ट, एरिस्टोटल फेलिसी के नाम से फेमस है, जो कि आपके साथ मोशन के साथ डील करता है। सो इनर्शिया का कंसेप्ट आपके पास गैलीलियो द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। वी कैन डिराइव न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ फ्रॉम फर्स्ट लॉ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फ्रॉम थर्ड लॉ, थर्ड एंड फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या ऑल ऑफ 3 आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। सो देखो आपने अगर पढ़ा होगा कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है दैट इज नॉन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप अकेला सेकंड लॉ स्टडी करते हैं तो सेकंड लॉ के थ्रू आप फर्स्ट को भी डिराइव कर सकते हैं और आप थर्ड को भी डिराइव कर सकते हैं। सो वी कैन डिराइव न्यूटन थर्ड एंड फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास सही होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। फोर्स दे रखी है 5 न्यूटन, बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, बॉडी का वेट दे रखा है 9.8 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, एक्सेलरेशन बतानी है आपको कितनी है। नाउ हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जबकि यहां पे हमें जो गिवन है ये वेट गिवन है, मींस हमें पहले मास निकालना पड़ेगा। अब वेट किसके बराबर होता है, mg। सो वेट आपके पास 9.8 है, मास आपको कैलकुलेट करना है, g आपके पास कितना है 9.8, सो मास आपके पास कितना आ गया 1 kg। ठीक है, अब मास आपके पास निकल आया है। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ मास विच इज 1 kg। एक्सेलरेशन अगर आप देखें, सॉरी यहां से आपने कैलकुलेट की है वैल्यू, आपको एक्सेलरेशन निकालनी है ना। फोर्स आपको दे रखी है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे। सो अगर आप देखें यहां से अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, सो एक्सेलरेशन आपके पास कितनी आएगी 5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर आप देखें सो आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी जो है ये आपके पास सही है। सो एक्सेलरेशन कितनी आई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास सही आंसर है। That's all for today's class. Hope सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे. So please work hard and thank you so much.